अच्छा भाई, हम यहाँ पर देख रहे थे लास्ट क्लास में हमने रैंडमाइज सर्च सीवी के थ्रू रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन की हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग देखी थी। और उसमें हमारे पास सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हुआ था, नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर। वो हमने देखा था कि हमारे पास क्यों कर रहे होते हैं यूज़। तो अब आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास इसी तरीके से अब कुछ लास्ट एल्गोरिथम्स रह गए जो तुम्हारे रेग्रेशन पर्सपेक्टिव से होते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन वाले भी देखेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन एल्गोरिथम है। अब ये भी तुम्हारे पास क्या है, ये भी तुम्हारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि भाई ये हमारे पास इंसेम्बल लर्निंग टेक्निक पे काम करता है। अब इंसेम्बल लर्निंग टेक्निक क्या होती है कि तुम्हारे पास जो मॉडल्स बिल्ड होते हैं वो एक मॉडल बिल्ड नहीं होता, मल्टीपल मॉडल बिल्ड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए किए जाते हैं कि भाई वेयर ईच न्यू मॉडल करेक्ट्स एरर्स। यानी कि क्या होगा, इंसेम्बल लर्निंग टेक्निक का मतलब यह है कि भाई एक मॉडल ट्रेन किया गया, उसमें एरर आए, तो अब उन्हीं एरर को क्या करेंगे, एज अ ट्रेनिंग लेकर अगली मॉडल में क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से काम कर रहे होंगे, यानी कि बार बार एरर्स को ले रहे होंगे एज अ ट्रेनिंग डेटा, और उन पे क्या कर रहे होंगे, मॉडल को ट्रेन करके आखिरी फाइनल मॉडल बिल्ड किया जा रहा होगा। तब ऐसा, जब ऐसा परफॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब है एरर के चांसेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। यानी कि आखिर में जब आओगे तो एरर क्या हो जाएगा, कम से कम होता जाएगा। इसलिए कि भाई तुम इंसैम्बल लर्निंग कर रहे हो कि बार बार मॉडल क्या किया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है, और उसके बिहाफ पे तुम्हारे पास फाइनल प्रेडिक्शन हो रही है। क्लियर? तो ग्रेडियंट बूस्टिंग जो है वो तुम्हारे पास क्या हो रहा होता है, इसी तरीके से हो रहा है। अब इसकी और डिटेल है कि भाई इंसेम्बल मेथड करता क्या है। इंसेम्बल मेथड तुम्हारे पास क्या है कि भाई ऑफन कॉल्ड वीक लर्नर्स, यानी कि एक वर्ड यूज़ होता है कि बहुत सारे वीक लर्नर्स मिलके क्या करते हैं, एक परफेक्ट लर्नर बन जाते हैं। यानी कि एक दफ़ा एरर आ रहा है तो वो वीक लर्नर है। यानी कि पहली दफ़ा फर्स्ट मॉडल जो बनेगा तुम्हारा, वो मॉडल तुम्हें पता है, जाहिर सी बात है वो तुम्हारा सबसे वीक लर्नर ही होगा, क्योंकि उसमें एरर क्या आ रहे होंगे, ज़्यादा आ रहे होंगे। क्लियर? तो इंसैम्बल में क्या होता है, पहला वीक लर्नर है, एरर ज़्यादा आ रहे थे, इन्हीं एरर्स को कंसिडरेशन में लिया गया, अगले मॉडल में क्या किया गया, इन्हीं एरर्स को एज अ ट्रेनिंग डेटा लिया गया, और आगे क्या हुआ, एक और वीक लर्नर आ गया, यानी कि अभी इसमें भी एरर है। सही? तो इस तरीके से एक वीक लर्नर, दूसरा वीक लर्नर, तीन वीक लर्नर, चार, जितनी दफ़ा भी तुम्हारे पास एरर जब तक कम से कम नहीं होता गया, करेक्ट नहीं होते गए, तो वो इंसैम्बल मेथड क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो इंसैम्बलिंग क्या है? इंसैम्बलिंग यही है कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल वीक लर्नर्स मिलके एक मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं, एक मॉडल बिल्ड कर रहे होते हैं। क्लियर? तो ग्रेडियंट बूस्टिंग टेक्निक जो है वो यहाँ पर इसी चीज़ को फॉलो कर रही होती है, और इससे हमारे पास क्या होगा कि भाई इम्प्रूव प्रेडिक्शन एक्यूरेसी एंड रिड्यूस ओवर फिटिंग। ये दोनों चीज़ें हमारे पास, इन चीज़ों का ख़तरा नहीं होगा, हमारे पास एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो जाएगी और हमारी ओवर फिटिंग भी नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पर तुम्हारे पास उसी की एक्सप्लेनेशन है कि क्या होगा। रेजिड्यूअल का वर्ड यूज़ हुआ है, इसको अगर डायग्राम के थ्रू देख लो तो तुम्हारे पास, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बजाय तुम थ्योरी को देखो। तो वो क्या है, ट्रेनिंग डेटा गया, स्टार्स डेटा है, वीक लर्नर प्रिडिक्शन हुई, वीक लर्नर है। अब यहाँ कुछ एरर आ गए रेड में, यानी कि ये हाईली वेटेड एरर है, क्योंकि ज़्यादा बड़े एरर होंगे। सबसे पहला लर्नर जो है वो ज़्यादा रिजॉल्व नहीं कर पाया होगा, ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी नहीं आ रही होगी। ट्रेनिंग डेटा में क्या किया गया, उस डेटा को तो लिया गया, उसके साथ साथ तुम्हारे पास एरर को भी ले लिया। रेड मार्क का मतलब है एरर की कंसिडरेशन भी हो गई। अब उन एरर्स को आगे क्या करते जाएंगे, आगे रिजॉल्व करते जाएंगे, यानी कि जब इसको लिया, इसको किया, तो ये उससे ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी देगा। क्लियर? तो इस तरीके से मेरे पास फिर एरर की कमी होती जाएगी। एरर जो है वो मेरे पास पहले तीन थे, फिर दो हो जाएंगे, फिर एक हो जाएगा, और फिर ऐसी कंडीशन आएगी कि बिल्कुल भी एरर नहीं बचेगा। तो यही क्या कहलाती है, इंसैम्बलिंग टेक्निक कहलाती है। इंसैम्बल मेथड अगर कोई पूछेगा तो यही बताओगे तुम कि भाई वीक लर्नर्स जो हैं मल्टीपल, वो मिल के क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, और एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन आखिर में होती है कि जब रेजिड्यूअल को फोकस किया जा रहा होता है, एरर्स को फोकस में लाया जा रहा होता है इंसैम्बलिंग टेक्निक में।
सही। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, एडवांटेजेस हमें नज़र आ रहे हैं। हमने लीनियर डेटा और नॉन लीनियर डेटा को समझा था, तो वो चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है कि भाई हाई प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी आउट परफॉर्म्स मैनी मॉडल्स इन स्ट्रक्चर डेटा टास्क। यानी कि तुम अगर चाहो तो आंख बंद करके तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर डेटा है, तुम उस पर क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट बूस्टिंग लगा सकते हो, क्योंकि अभी तक के जितने मॉडल्स हैं उसमें तुम कंपैरेटिवली देख लो ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि सारे इतना काम कर रहा है, इतनी सैम्पलिंग टेक्निक कर रहा है, तो सबसे हाई परफॉर्मेंस देगा। क्लियर। और उसके बाद तुम्हारे पास हैंडल्स नॉन लीनियर डेटा, यानी कि जब तुम्हारे डेटा की स्टेट नॉन लीनियर हो, इसको भी हमने समझा है कि नॉन लीनियर कैसे गेट किया जाता है। हर कॉलम को प्रिडिक्टेड वेरिएबल के अगेंस्ट चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिलेशंस में बहुत अच्छा काम करके देगा तुम्हें। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जहाँ पर है वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा बेहतर होगा। फीचर इंपॉर्टेंस कैन रैंक फीचर्स बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। एक चीज़ इजाफी दे रहा है, जो हम रिज और लासो रिग्रेशन में कर रहे थे उसमें फीचर इंपॉर्टेंस का ही काम कर रहे थे, तो वो चीज़ भी ये करता है। यानी कि कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है एक फ़ीचर हमारे पास। अगर 10 फीचर हैं तो हर फीचर हमारे पास कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसी पे इम्पोर्टेंस देगा। उन्हीं फीचर्स को क्या करेगा, एज अ ट्रेनिंग डेटा में फोकस करेगा कि ये मेरे ज़्यादा प्रिडिक्टेड वेरिएबल के लिए हेल्पफुल है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग जो है वो टेक्निक चल रही होती है। क्लियर। अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है यहाँ पर आ जाते हैं, और रिग्रेशन एल्गोरिथम्स में ग्रेडियंट बूस्ट तो अब देखो हमारा डेटा जो है वो नॉन लीनियर ही है, क्योंकि जब लीनियर हमें स्टेट नज़र नहीं आ रही, पॉइंट्स स्कैटर्ड हैं हर जगह, तो ये हमारे लिए ग्रेडियंट बूस्ट जो है वो बेस्ट फिटेड होगा। और कैटेगोरिकल की भी पहचान बताई थी कि विस्कर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट से कैसे हम चेक करते हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आकर तुम्हारे पास जो ग्रेडियंट बूस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन होगी वो कहाँ से होगी, वो होगी तुम्हारे पास यहाँ से स्टार्ट। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, इंसैम्बल लाइब्रेरी वही है, ग्रेडियंट बूस्ट को इंपोर्ट किया तुमने, और उसके बाद मैट्रिक्स में से मेन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, और इसके अंदर तुम्हारे पास कुछ चीज़ें हैं, वो ये हैं तुम्हारे पास। अब देखो यहाँ एन एस्टिमेटर्स जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब अब ट्रीज नहीं है। अब उसका मतलब हरगिज नहीं है जो हमारे एन एस्टिमेटर किस में थे, रैंडम फॉरेस्ट में थे। यहाँ क्या है, बूस्टिंग स्टेजेस। बूस्टिंग स्टेजेस का मतलब क्या, कि कितनी दफ़ा तुम्हारे वीक लर्नर्स जो हैं वो आगे इम्प्रूव होते रहेंगे, तो ये वो वाली स्टेज की बात हो रही है। क्लियर। उन्हीं को एन एस्टिमेटर्स, यानी कि 300 दफ़ा रेजिड्यूल्स को फोकस करके क्या करेगा, रिपीटेशन टास्क करेगा, वीक लर्नर को इम्प्रूव करता जाएगा। तुम्हारे लर्नर जो हैं वो इम्प्रूव करते करते एक फाइनल एक्यूरेसी पे पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, लर्निंग रेट, इसको हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे। मैक्स डेप्थ, अब यहाँ ट्रीज की बात है, यानी कि यहाँ पर वो बात है कि भाई मैक्स डेप्थ ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, यानी कि हर ट्री की जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 10। और रैंडम स्टेट वही पुरानी वाली स्टेट है कि 42 रिपीटेशन हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पर लर्निंग रेट जो तुम्हारे पास है वो क्या है, लर्निंग रेट तुम्हारे पास है कुछ इस तरीके से, जो हमें स्लाइड में नज़र आ रहा था हाइपर पैरामीटर में, कि किस पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे तुम्हारे पास लर्निंग रेट डिपेंड करता है, तो वो ट्रीज से फोकस होता है। ट्रीज पे हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग एज वेल एज द अदर हाइपर पैरामीटर्स यू चूज, नंबर ऑफ ट्रीज और ट्री डेप्थ, इन सब चीज़ों पे तुम्हारा लर्निंग रेट क्या होता है, डिपेंड करता है। यानी कि तुमने मैक्स डेप्थ क्या करी है, मैक्स डेप्थ अगर सिलेक्ट करी है तुमने 10, तो उस पर डिपेंड करेगा लर्निंग रेट। अब लर्निंग रेट की तुम्हारे पास कहाँ से कहाँ तक होती है स्ट्रेंथ, किधर से किधर तक तुम्हारे पास सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पास होता है कुछ इस तरीके से, कि अगर एक नया ट्री जो है वो प्रिडिक्शन बना रहा है, और प्रिडिक्शन में तुम्हारे पास वो एडजस्टमेंट कितनी कर रहा है, 0.5 की, तो उसकी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कैसे होगी फाइनल मॉडल में, वो होगी तुम्हारे लर्निंग रेट से। यानी कि लर्निंग रेट अगर तुमने 0.1 दिया है, तो 0.1 का मतलब है
कि जितना इनपुट वो प्रिडिक्शन में दे रहा है 0.5, क्योंकि हमारे पास कितने लर्नर बन रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे लर्नर बन रहे हैं, तो हर लर्नर का देखेंगे कि कितना लर्निंग रेट है। कि पहला वाला लर्नर है उसका 0.05 है लर्निंग रेट, दूसरा लर्नर है उसका हो सकता है बढ़ जाए, उसका 0.09 हो जाए। यानी कि जितना हो जाएगा, और आगे हमें पता है कि जब इम्प्रूव होता जाएगा तो लर्निंग रेट क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो एक थ्रेशोल्ड है, वैल्यू है, जिसके हिसाब से हर ट्री पे क्या किया जाएगा, फाइनल मॉडल को देखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय दिस। अगर वो 5% इनपुट दे रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, लर्निंग रेट 0.05। तो इम्पैक्ट किस पे होगा, तुम्हारी फाइनल प्रेडिक्शन पे, यानी कि वो 90% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हर दफ़ा क्या होगा, तुम्हारे पास ये इंक्लूड होता जाएगा जितने भी तुम्हारे पास, जितनी दफ़ा एस्टिमेटर्स तुम्हारे चलते रहेंगे। यानी कि यहाँ पर कितने, यहाँ 300 टाइम्स, 300 दफ़ा चल रहे हैं। इसका मतलब है हर दफ़ा में एक एक लर्नर को देखेगा और उस पर कैलकुलेट करेगा किस, विथ रिस्पेक्ट टू दिस। यानी कि एक दफ़ा हो सकता है 0.5 आए एक एस्टिमेटर में, एक दफ़ा हो सकता है 0.2 आ जाए, एक दफ़ा हो सकता है 0.9 आ जाए, एक दफ़ा हो सकता है 0.1 हो जाए। तो इस तरीके से क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय दिस करेगा। उस पे तुम्हारे पास तुम्हारी ये चीज़ आएगी कि भाई यहाँ पर 90% आ रहा है, 80% आ रहा है, 85% आ रहा है, तो वो कितना तुम्हारे पास फाइनल प्रेडिक्शन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो चीज़ कौन क्या बताता है, वो तुम्हारे पास तुम्हारा पैरामीटर लर्निंग रेट इंक्लूड करता है। क्लियर। तो ये चीज़ ग्रेडियंट बूस्टिंग में ये चार चीज़ें हमारे पास थी, और इसी पे बेस करके तुम्हारी प्रेडिक्शन आएगी। तो मैं देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर जो नज़र आ रहा है बिल्कुल सेम एरर है रैंडम फॉरेस्ट वाला जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उसमें भी सेम एग्जैक्टली मीन एब्सोल्यूट एरर इतना ही नज़र आ रहा था हमें। पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, 136 जो है वो वैल्यू यही थी। एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड ये आ गए हमारे पास, और उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पर देखो स्कोर जो है एक्यूरेसी 0.97। तो ये जो लास्ट के तुम्हारे मॉडल्स हैं ये बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। यानी कि अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है वेदर फोरकास्टिंग की आएगी तो तुम इसी पे जाओगे, इन्हीं मॉडल्स को लोगे, तो तुम्हारी एक्यूरेसी जो है वो तुम्हारी बेस्ट होगी होगी। क्लियर। हाँ, जो तुम्हारा वो जो दूसरा प्रोजेक्ट आता है वो उस पर क्योंकि एग्ज़ाम स्कोर नहीं होता, उस पर पास और फेल का करोगे, तो वो पास और फेल जो है वो पे क्लासिफिकेशन में चला जाएगा। सही, उस पर भी कर सकते हो, एग्ज़ाम स्कोर कोई इतनी डिमांड नहीं होती प्रोजेक्ट में, उसमें एग्ज़ाम स्कोर का भी कर सकते हो। जैसे हमने स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर वाला किया था कि 67 आ रही है, 69% आ रही है, तो तब अगर वो करोगे उसमें भी यही बेस्ट है। यानी ये दोनों रिग्रेशन टास्क हैं और तुम्हारा सुपरवाइज लर्निंग से काम हो जाएगा और ट्रेंड हो जाएगा बेटर। क्लियर। या मीन स्क्वायर्ड एरर वगैरह सारी चीज़ें वही हैं। 6.98 है रिलेटिव एमएससी, इसका मतलब है लेस देन 10 है, मॉडल क्वाइट गुड है। और फिर ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, ये सब हम देखते हुए आ रहे हैं। और लास्ट में स्कैटर प्लॉट, तो ये तुम्हारे पास फिटेड लाइन पे तुम्हारा एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड जो है वो ऐसे चल रहा है। क्लियर। इसको कर लो ग्रेडियंट बूस्टिंग को इम्प्लीमेंट। फिर हम हडूप का देख लेते हैं दूसरी चीज़ें। तो ये बड़ा मस्त है। अच्छा देखो, हमारे पास हमने लास्ट क्लास में एक इकोसिस्टम को डिस्कस किया था, और उसमें हमने डिस्कस की थी चीज़ें कि भाई हमारे पास हम उसको डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, और हमारा जो भी डेटा हो उसको हम प्रोसेस करते हैं किस तरीके से, मैप रिड्यूस जॉब। तो हमारे पास हमने लोकली चला के देखा था कि लोकल मैप रिड्यूस जॉब कैसे चलती है। इसका मतलब वहाँ पर हडूप इन्वॉल्व नहीं था, हडूप क्लस्टर पे नहीं चल रही थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसको हडूप क्लस्टर पे चलाया था। इसका मतलब है वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल जो हमारा डेटा सेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में डिवाइड होके उस मैप रिड्यूस जॉब को कंसिडर करके वो डेटा पास कर रहा था। क्लियर। तो ये मैप रिड्यूस इकोसिस्टम में हमारे पास काम था। लेकिन अब देखो हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक और चीज़ हमारे पास आती है,
वो हम देखते हैं हमारे पास। तो इकोसिस्टम में क्या किया गया है, कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं, मतलब आसान से आसान बनाई गई है। क्लियर? तो उसको देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। हमारा अगला जो स्टेप है, तो देखो वो अगला स्टेप क्या है, वो तुम्हें नज़र आ रहा है, हाइव। क्लियर? और एक चीज़ जो मैं डिस्कस कर रहा था कि भाई तुम जो डेटा प्री प्रोसेसिंग करोगे वो सब करोगे, वो किस पे करोगे, स्पार्क। तो तुम्हारी कहानी जो है वो स्पार्क पे ही चलती रहेगी स्टैंड अलोन। वो सारी चीज़ें तुम उस पर कर सकते हो। लेकिन हम पहले क्या देखते हैं हमारे पास कि हाइव का काम क्या है, हाइव किस तरीके से होता है। तो हर स्लाइड में एक चीज़ लगी हुई है। वो क्या लगी हुई है, इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में हमने यहाँ पर देखा था मैप रिड्यूस। क्लियर? अब उसमें हमें देखना अपाचे हाइव, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं वो अपाचे की प्रोवाइड की हुई हैं। तो अपाचे हाइव हमारे पास क्या है, तो यहाँ देखो सबसे पहली चीज़, फर्स्ट चीज़ जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हाइव इज़ अ डेटा वेयर हाउस टूल बिल्ट ऑन टॉप ऑफ हडूप। यानी कि ये इसको हडूप के टॉप पे क्यों लाता है, क्योंकि ये सबसे आसान टूल है, आसान चीज़ है, और ये डेटा वेयर हाउसिंग में इस्तेमाल की जाती है। यानी कि तुम्हें अपना हिस्टोरिकल डेटा, तुम्हें अपना बिगड़ा हुआ डेटा, कोई भी है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, किसी भी चीज़ को लेकर आ रहे हो तो तुम उसमें हाइव का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है, ये अलाउ कर रहा है क्वेरिंग एंड मैनेजिंग लार्ज डेटा सेट। जितना भी बड़ा डेटा सेट है तुम्हारा, कुछ भी है, वो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पे, एच डी एफ एस पे, और उसी के थ्रू तुम्हारे पास एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पर तुम क्वेरी आराम से कर सकते हो। क्यों आराम से कर सकते हो, उसका तीसरा रीज़न तुम्हारे पास लिखा हुआ है। यानी कि ये हाइव क्यूएल जो है, क्यूरी लैंग्वेज, वो बिल्कुल तुम्हें किस तरीके से लगेगी, यानी कि तुम्हें यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक्स्ट्रा लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें एसक्यूएल आती है तो एसक्यूएल का सारा कॉन्सेप्ट उठा के रख दो हाइव पे, तो वो सब चीज़ें तुम्हें यहाँ पर भी वही नज़र आएंगी। सिर्फ क्या है, प्लेटफॉर्म चेंज है, जगह चेंज है, काम करने का प्रोसेस चेंज है, काम एग्जैक्टली वही हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ क्या है, एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज, यानी कि तुम्हें कोई नई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तुम टेबल फैच कर रहे होगे वैसे ही कर रहे होगे, टेबल डेटाबेस को शो कर रहे होगे उसी तरीके से कर रहे होगे, यूज़ कर रहे होगे, वही काम है एसक्यूएल वाला, माई एसक्यूएल वाला। क्लियर? तो यहाँ हाइव किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि हम क्वेरी कर सकें, हमें टॉप रेटेड चाहिए। तो अब देखो मैप रिड्यूस से कंपेयर करो इसको। मैप रिड्यूस में भी हमने क्या निकाली थी, रेटिंग का काउंट निकाला था, वो भी क्वेरी थी, लेकिन वो हमें क्या करना पड़ रहा था, लो लेवल कोड पे करना पड़ रहा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करके हमें उसको निकालना पड़ रहा था, जो बहुत लंबा काम है। मुझे ज्वाइन करना है तो मैं वहाँ पर करूँगा, लेकिन प्रोग्रामिंग इतनी लगेगी कि बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा। तो उससे बेहतर है मैं क्या करूँ, मैं हाइव को इस्तेमाल कर लूँ क्वेरी अप्लाई करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, समझने के लिए। सिर्फ हमेशा मॉडल ट्रेनिंग नहीं होती, डेटा को प्रोसेस किया जाता है, देखा जाता है, टेबुलर फॉर्म में लेकर आया जाता है। जो डेटा हमारा ऐसे ही होता है उसको कंसिडर किया जाता है कि समझने में आ जाए। वो सीएसवी में हमेशा नहीं होता, मैंने पहले भी बताया, वो हर स्टेट पे हो सकता है, उसको एक समझने वाली फॉर्म में लेकर आया जा सकता है। तो वही चीज़ हमें किससे करनी है, हाइव से करनी है। तो ये इसका काम है, प्रोसेस करने का। और बनाया किसने है, फेसबुक ने बनाया था, और अब जो है वो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का पार्ट है। फेसबुक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था हाइव को, और अब वो अपाचे के पास है। और यहाँ पर देखो हाइव क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब चीज़ें मैंने अभी डिस्कस कर ली तुमसे, कि भाई फेमिलियर एसक्यूएल लाइक इंटरफेस देता है डेटा एनालिसिस करने के लिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए। और सेकंड जो है, एब्स्ट्रैक्ट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ राइटिंग लो लेवल मैप रिड्यूस कोड। यानी कि तुम्हें किससे बचा रहा है, तुम्हें मैप रिड्यूस कोड करने से बचा रहा है। मैप रिड्यूस का अगर लेक्चर देखोगे तो उसमें क्या था, उसमें हम यही रेटिंग निकाल लेते, रेटिंग के नंबर्स निकाल लेते, कि एक वन जो रेटिंग है वो कितनी दफ़ा आ रही है, टू जो रेटिंग है वो कितनी दफ़ा। उसमें लो लेवल कोड किया था, उसमें इतना लंबा कोड था, फिर जाके वो आउटपुट आ रहा है। यहाँ क्वेरी लगाओगे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास आसानी हो रही है और एफिशिएंटली प्रोसेस हो सकता है स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा पे, और इंटीग्रेट सीमलेसली विद एच डी एफ एस एंड अदर हडूप कंपोनेंट्स। यानी कि आराम से इंटीग्रेशन हो सकती है एच डी एफ एस से और तुम्हारे पास हडूप कंपोनेंट। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो यही चाहिए ना कि हमारी फाइल जो है वो एच डी एफ एस पे आए, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में कंसिडर हो, बड़ी फाइल, और आराम से मैं क्या कर लूँ, उस पर क्वेरी अप्लाई कर लूँ। इसलिए मैं हाइव का इस्तेमाल करूँगा।
बात क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा सब कुछ पार्ट चल रहा है। यहाँ एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो कीवर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं। जो तुम्हें एक चीज़ नीचे नज़र आ रही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्यों है तुम्हें ये रीज़न पता होना चाहिए। हाइव क्यूएल ये पता है, स्केलेबिलिटी, वर्क्स विथ लार्ज डेटा सेट, ये भी क्लियर है। एक्सटेंसिबिलिटी क्या है? सपोर्ट फॉर कस्टम फंक्शंस, यानी कि तुम यहाँ पर कस्टम फंक्शंस बना सकते हो। और वो कैसे? वो डेटाबेस में है, फंक्शंस भी बना सकते हैं हम, सारी चीज़ें कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी क्या है? किसके साथ काम हो रहा है? एच डी एफ एस, एज बेस के साथ, हडूप के। सही। स्कीमा ऑन रीड, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो तुम काम करते आ रहे हो ना डेटाबेसिस पे, वो क्या होता है? स्कीमा ऑन राइट। स्कीमा ऑन राइट का सिंपल सा मतलब क्या है? सिस्टम लाइक ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस। हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। एसक्यूएल में हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, माई एसक्यूएल में रिलेशनल डेटाबेस, मोंगोडीबी को कंसिडर नहीं कर सकते, वो नो एसक्यूएल है। क्लियर? तो वहाँ क्या होता है? वहाँ स्कीमा ऑन राइट, यानी कि अगर तुमसे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया, तुम एज अ बिग डेटा डेवलपर गए हो कि भाई स्कीमा ऑन राइट क्या होता है, ऐसा काम होता है हडूप पे, तो तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि हडूप पे स्कीमा ऑन राइट नहीं होता, कंसिडर नहीं किया जाता। वहाँ क्या किया जाता है? स्कीमा ऑन रीड। बन क्या जाता है? स्कीमा ऑन राइट बन जाएगा जब तुम बाद में उसको करोगे। तो यहाँ क्या होता है? नो प्री डिफाइंड स्कीमा, यानी कि ऐसी फाइल जिसका कोई स्कीमा नहीं है। स्कीमा का मतलब क्या? स्कीमा का मतलब है टेबुलर फॉर्म। इसी को कहते हैं ना हम स्कीमा, कि भाई हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो टेबुलर फॉर्म में आ जाएं। तो यही एक स्कीमा है ना। और फिर मैं उसकी फॉरेन की, प्राइमरी की बना के रिलेशनशिप बना दूं, तो ये क्या है? स्कीमा ऑन राइट कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने एक फ़ाइल दी जिसमें डेटा सेपरेटेड है टैब से, जो मैंने दिखाया था, हमने किया भी इस पर इम्प्लीमेंटेशन, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तुम्हारा स्कीमा ऑन रीड, जिसका कोई स्कीमा नहीं है। क्लियर? जो सेपरेटेड एक स्पेशल कैरेक्टर्स पे डिपेंड कर रही है फाइल, तो उसी को तो हमें बनाना है बेहतर। तो वो चीज़ क्या है? स्कीमा अप्लाइड ड्यूरिंग क्वेरी। क्वेरी करोगे तो स्कीमा लगेगा, क्वेरी बनाओगे, सिलेक्ट करोगे टेबल को, अपलोड करके, तब जाके तुम्हारा आउटपुट आएगा टेबलर फॉर्म में। फिर तुम उसको कह सकते हो कि भाई अब वो जो है वो स्कीमा अप्लाइड हो गया, यानी कि जब टेबलर फॉर्म नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि स्कीमा मेरा नज़र आना शुरू हो गया है। बात क्लियर है? जो हमारी जितनी भी फाइल्स हैं ना, हम इसमें CSV फाइल को लेके क्यों नहीं समझ रहे, उसका रीज़न यही है कि भाई CSV जब है तो फ़ायदा क्या है, फिर इसको तो छोड़ ही दो। फिर तो हडूप क्यों यूज़ कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है प्रोसेसिंग, क्योंकि डेटा ख़राब है, इधर उधर चीज़ें हैं, उसको एडजस्ट करना है, उसको समझना है, वो चीज़ हमारी होगी ना असल मेन पार्ट। तो कन्वर्जन जो है वो CSV में ही होती है, लेकिन डेटा तुम्हारा अलग होना चाहिए। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था हाइव में, ये चीज़ तुम्हें याद रहनी चाहिए जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इतनी देर में ये स्टार्ट हो ही गई होंगी सर्विस। यहाँ देखो हमारे पास ये सारी सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं। अगर हम यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ अंबारी वेब यूआई से इस्तेमाल करेंगे इसको। अंबारी वेब यूआई पे ही आके इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर कहाँ जाया जाएगा, उसके लिए हमें यहाँ पर आओगे तुम साइट पे, यहाँ देखो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं तुम्हें। एक फाइल्स व्यू है, यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हो। और एक जो है तुम्हारे पास क्या है? हाइव व्यू। इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्टेप्स याद नहीं रहेंगे तुम्हें। हाइव व्यू, यहाँ पर आ गए, हाइव व्यू पे क्लिक किया, तुम्हारे पास यहाँ पर सर्विस चेक्स इन प्रोग्रेस होगा। और यहाँ पर तुम्हारे पास रन होके तुम्हारा एक पैटर्न आएगा जो ऊपर तुम्हें नज़र आ रहा है, वो वाली चीज़ आएगी। मेरे ख्याल से शायद इसमें पूरा रन नहीं हुआ है प्रॉपरली। सर्विसेज में हाइव में एक वार्निंग आ रही है। होस्ट एक्शंस स्टार्ट ऑल कंपोनेंट्स। सही। तो इसका तरीक़ेकार यही है, लेक्चर में इसको भी डाल देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ मसला आ रहा है, तुम्हारे पास पूरी तरीके से सर्विसेज किसी कंपोनेंट की स्टार्ट नहीं है, तो तुमने क्या किया?
तुमने यहाँ पर आए, तुमने देखा, ऑब्जर्व किया कि मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं चल रही प्रॉपरली। यहाँ एक अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब है वो नहीं चलाएगा पूरे सही तरीके से। तो मैं आया इस पे, हाइव सर्वर 2 पे, और मैंने यहाँ पर साइड पे देखा राइट पे होस्ट एक्शंस, और होस्ट एक्शंस में स्टार्ट ऑल कंपोनेंट्स था। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको फोकसली, मैंने फोर्सली क्या कर रहा हूँ, मैं सारे कंपोनेंट्स को स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो वो जब तक ये सारे कंपोनेंट्स स्टार्ट नहीं होंगे तुम्हारे पास, तो वो चीज़ क्या होगी, वो हाइव तुम्हें अपना व्यू नहीं दिखा पाएगा, वो सारी चीज़ें नहीं दिखा पाएगा। तो उसका थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा कि भाई ये पूरा रन हो जाए, तब जाके हमारे पास हाइव का व्यू शो करेगा पूरा। जब तक तुम्हें इसमें मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसमें स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स के स्क्रीनशॉट्स रखे मैं, तो उससे तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएगा किस तरीके से करते हो, ताकि तुम्हें देखते देखते याद भी हो जाएगी चीज़ें। तो देखो हाइव व्यू जो मैं बता रहा था वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। यानी कि तुम्हें जो डेटाबेसेस प्लेटफॉर्म होते हैं, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल वगैरह, ये सब उसी की तरह के नज़र आएगा। ये ज़्यादातर जैम्प से एफिलिएट करेगा, तुम्हें उसका फील देगा इंटरफेस का। तो यहाँ साइड में तुम्हें डेटाबेसेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ डेटाबेस एक्सप्लोरर नज़र आ रहा है, यहाँ पर तुम सेलेक्ट करके कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ यूज़ करके करोगे वो नहीं करता सेलेक्ट। यहाँ से डेटाबेस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करते हो तो तुम्हारे पास प्रॉपर्ली क्या होता है, वो डेटाबेस सेलेक्ट होता है और वहीं टेबल बनता है। टेबल वहीं बनेगा जब यहाँ से जाओगे, डेटाबेस एक्सप्लोरर के अंदर से सेलेक्ट करके जाओगे, यहाँ लिखोगे वो जो एक स्टेटमेंट होती है हमारी, यूज़ देन डेटाबेस का नाम। तो उससे तुम्हारे पास क्या होगा, उससे तुम्हारे पास परफेक्टली सेलेक्ट नहीं हो रहा होगा। क्लियर? तो यही चीज़ है हमारे पास। और जब अपलोडिंग की बात आती है, तो अपलोडिंग में हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस होता है। इंटरफेस में यहाँ पर देखो फाइल टाइप है, फाइल टाइप CSV का मतलब है मैं CSV फाइल अपलोड नहीं कर रहा, कन्वर्ट इसमें करेगा। मैं अपलोड करूँगा अपनी फ़ाइल, कोई भी फाइल होगी वो मेरे पास एज अ कंसिडरेशन क्या होगी, CSV, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में रीड होती है। क्लियर? तो स्कीमा बन जाएगा, वो जो लफ्ज़ लिखा हुआ था ना कि भाई पहले नहीं है, अपलोड करने के बाद स्कीमा होगा, मेरा डेटा स्कीमा फॉर्म में नहीं है। स्कीमा ऑन रीड था और कन्वर्ट होके स्कीमा ऑन राइट हो जाएगा। चूज़ फाइल यहीं से करनी है, ये ऑप्शन तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। और इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ एक सेटिंग में ऑप्शन होता है, इसको देखना पड़ता है फोकसली। और वो चीज़ तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना, ये वाला फर्स्ट होता है, ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है फील्ड डेलीमीटर। ये फील्ड डेलीमीटर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें अपने फाइल के स्ट्रक्चर के हिसाब से सेट करनी होती है। अगर मैं रेटिंग्स वाली फ़ाइल खोलूँ, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी दिखाई थी, तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, बीच में किससे स्पेस दिए हुए, डेटा के स्ट्रक्चर में स्पेसेस कैसे हैं, ये तुम्हें हाइव को बताना पड़ेगा। कैसे हैं? टैब है और हॉरिजॉन्टली है। क्यों हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पर? क्योंकि स्पेसेस जो हैं, टैब भी दिया हुआ है लेकिन वर्टिकली नहीं जा रहा, हॉरिजॉन्टल में स्पेसेस आ रहे हैं। तो तुम जब भी क्या करोगे, हाइव में ऑप्शन सेलेक्ट करोगे यहाँ फील्ड डेलीमीटर, कि भाई मेरी फाइल जो है वो ऐसे सेपरेट की हुई है डेटा को। क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हारे पास, तुम इसको बताओगे कि भाई ऐसे फोकस करो, वरना क्या होगा, तुम्हारी फाइल अपलोड ही नहीं होगी, एरर दे देगा, क्योंकि तुमने गलत सिलेक्शन करी डेलीमीटर की। तो तुम्हें एरर फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अगर दूसरी एग्जांपल दूं, तो अब इसमें तुम फोकस करके बताओगे कि भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरे पास किस तरीके से डेटा है। देखो यहाँ, आप देखो डेटा का अलग पैटर्न है, यहाँ डेटा स्पेसिस से नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे पास जो डेटा आ रहा है, अगर इसमें फोकस करो तो यहाँ सेपरेट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिक्स हुआ हुआ है सब। यहाँ पर मूवीज़ हैं, मूवी की आईडी भी है, मूवी का नाम भी है, मूवी की टाइमिंग भी होगी, और रेटिंग भी दी हुई होगी, कुछ सारी चीज़ें होंगी। तुम कैसे गेट करोगे कि यार मैं अपलोड कैसे करूँ हाइव पे? वहाँ तो टैब लगा दिया, अब हर जगह टैब तो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ तुम गेट करोगे, देखो डेटा जो सेपरेट हुआ हुआ है ना, वो किससे हुआ हुआ है, इस डेलीमीटर से हुआ हुआ है।
तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है डेटा प्रोसेस करने के लिए कि तुम्हारा डेटा किस तरीके का है, क्या बिहेवियर है उसका। तो देखो बिहेवियर क्या है, पाइप साइन आ रहा है। तो अब जब तुम अपलोड करोगे इस फाइल को तो फिर टैब हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, पाइप का साइन आएगा। बात क्लियर हो रही है? तो तुम अपनी पहले फाइल को ऑब्जर्व करोगे कि मैं हाइव पे कैसे डालूँ उसको। अगर वो जिस भी पैटर्न में है, तो वो उसमें मुझे ये बताना पड़ेगा। क्लियर? अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट हो गया है। अब कुछ ना दे ये, तो चल जाना चाहिए हाइव व्यू। चलो शुक्र है चल गया। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपोनेंट्स स्टार्ट हो गए, मेरे पास वैसी व्यू आ गया। मैं यहाँ पर जाऊँगा अपलोड टेबल, और जो तुम्हें डेटाबेस एक्सप्लोरर का बता रहा था, यहाँ डेटाबेस कुछ बने हुए। क्लियर? तो डेटाबेस बने हुए हैं सारे, और यहाँ पर मैं इस पे से सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ मुझे दे देगा एक चीज़, सिलेक्टेड डेटाबेस मूवी कलेक्ट। क्लियर? मैं यही चीज़ जो डेटाबेसेस में करता था वो भी कर सकता था, जो तुम्हें दूसरा काम बता रहा था कि ऐसे करोगे तो ये सिलेक्शन नहीं करता। इसको भी रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट यहाँ से करते हैं, एग्जीक्यूशन यहाँ से भी दे सकते हो, लेकिन ये यहाँ पर प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा होता। क्लियर? तो यहाँ पर तुम क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका है हाइव पे जब भी हो डेटाबेस एक्सप्लोरर पे आओ, और यहाँ से डेटाबेस जैसे जैम पे करते थे, ज़्यादातर तुम्हें रिलेट लगेगा ये जैम से, माई एसक्यूएल वाला। तो यहाँ पर तुम सेलेक्ट करते थे जो भी डेटाबेस, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता था। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्वेरी रनिंग अगर हो रही होगी तो यहाँ नज़र आएगा, और सक्सीडेड हो गई है तो तुम्हारे पास सक्सेसफुल ऐसे आ जाएगा। क्लियर? और इसमें अगर यहाँ आओ मूवी कलेक्ट में, तो डेटाबेसेस में देखो दो टेबल्स नज़र आ रहे हैं। ये वही है, वही फाइलें हैं जो कन्वर्ट हुई हुई हैं। क्लियर? एक है तुम्हारी मूवी की, उसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने कुछ अपने हिसाब से कॉलम बनाए हुए, कॉलम के नाम भी हमने दिए हुए। हाइव सारी चीज़ें करवा रहा है, सही। और मूवी के बाद हमारे पास एक रेटिंग का है जिसमें हमने चार चीज़ें, और रेटिंग वाली फाइल में सिर्फ चार ही चीज़ें नज़र आ रही थी, टैब हॉरिजॉन्टल वाला जो था। तो अब देखो अपलोड कैसे करोगे, कि मैंने यहाँ पर आया अपलोड टेबल पे, वही आ गया स्ट्रक्चर। यहाँ गए सेटिंग पे, देखो डेलीमीटर खुद जो हुआ हुआ होता है डिफ़ॉल्ट कॉमा है, इसका मतलब मेरी अगर कोई कॉमा वाली फाइल है उसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, मैं सर्च करूँगा टैब हॉरिजॉन्टल, तो अब देखो वर्टिकल टैब का भी ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन है, तुम्हारी फाइलें बहुत सारे पैटर्न में हो सकती है। टैब हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया, और कुछ नहीं करना है, इस पर सिलेक्ट करना, यहाँ बंद कर देना है क्लोज, और यहाँ से फाइल को चूज़ कर लेना है। रेटिंग वाली फाइल को चूज़ कर लेता हूँ मैं। देखो अपलोड जैसे ही करोगे तो स्कीमा ऑन क्या था, रीड था, सही है, स्कीमा नहीं था पहले, वो टैब पे था। जैसे ही तुम सेलेक्ट करके तुमने अपलोड किया तो तुम्हारे पास ये क्या हुआ, ये परमानेंट टेबल नहीं है अभी, ये टेम्परेरी टेबल है जिसमें वो अभी चेंजेस की डिमांड कर रहा है। क्या डिमांड कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है। कॉलम वन है, तुम इसको क्या कर सकते हो बनाने के लिए, यहाँ पर दे सकते हो। अब डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि बिग डेटा डेवलपर जो है उसको ये पता होना चाहिए, भाई डेटा जो आया वो कंफर्म करेगा यार ये कॉलम क्या क्या था, ये रिकॉर्ड क्या स्टोर हुआ था, उसके हिसाब से कॉलम बनाएगा। मुझे ये पता है, एक्नॉलेजमेंट है कि यार ये यूज़र आईडी है, सही। और दूसरी आईडी जो है वो हमारे पास जो स्टोर्ड हुई है कहीं भी एप्लीकेशन से, वो क्या थी, मूवी आईडी। और ये जो थी वो क्या है हमारे पास, रेटिंग्स में रेटिंग्स मौजूद है। और यहाँ जो है ये वाला जो नज़र आ रहा है तुम्हें कॉलम, ये क्या है तुम्हारा, टाइम स्टैम्प, जो हम टाइम बताते थे ये टाइम है, टाइम स्टैम्प है। तो तुमने कॉलम भी तुम क्या कर सकते हो अपने हिसाब से जस्टिफाई। तो ये वो जो चीज़ें लिखी है ना, तो वो याद रहनी चाहिए, स्कीमा ऑन राइट, स्कीमा ऑन रीड, ये सबसे मेन पार्ट है। और यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या नज़र आ रहा है, स्टोर्ड एज ORC, और डेटाबेस कौन सा चूज़ करना है वो यहाँ से करोगे तुम, कि तुम्हें यहाँ पर कौन से डेटाबेस के अंदर ये वाली टेबल को अपलोड करवाना है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मूवी वाला ले लेता हूँ, या इसमें ले लेते हैं, और यहाँ से टेबल का नाम क्या कर देते हैं, रेटिंग्स एक्स्ट्रा। स्पेस दे के नहीं देना, अंडरस्कोर दे के, क्योंकि पहले से अगर रेटिंग बना हुआ होगा तो वो मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ। क्लियर? और यहाँ पर फाइनली तुम्हारे पास अपलोड टेबल का ऑप्शन होगा। अपलोड टेबल करोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, वेटिंग फॉर क्रिएशन ऑफ
एक्चुअल टेबल। इसका मतलब है परमानेंटली ये नहीं बना हुआ था, ये अभी क्या था, टेम्परेरी था। तो इसमें थोड़ा सा क्या करेगा, वो टाइम लेगा, क्योंकि टेम्परेरी को रिमूव करेगा और परमानेंट को बनाएगा, एक्चुअल को। तो ये चीज़ तुम्हारे पास क्या होगी, इस तरीके से होगी। और एक जो चीज़ तुम्हारे पास OCR लिखा हुआ है या ORC है, ORC है, तो वो क्या है हमारे पास, ऑप्टिमाइज रॉ कॉलमनार, इसको बोलते हैं। ज़्यादातर जो है बेहतर जो है स्टोरेज वो इसमें होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्टोरेज फाइल फॉर्मेट है ये अपाचे हाइव में मोस्ट पॉपुलर। यानी कि जब भी तुम्हारी फाइल स्टोर हो रही होती है, टेबल स्टोर हो रहा होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, ऑप्टिमाइज रॉ कॉलमनार। क्लियर। और ये क्यों है, ये इसलिए है कि भाई ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वे होता है रीडिंग और राइटिंग लार्ज डेटा सेट। सही। जैसे हमारे CSV है, ये सब है, हाइव में बिग डेटा में हमारे पास सबसे बेहतर पैटर्न जो एफिशिएंटली रीड हो रहा होता है, राइट हो रहा होता है डेटा, जल्दी जो होगा ज़्यादा काम बड़े डेटा पे, वो इस ORC के बेस पे होता है। यानी कि इसको ही यूज़ किया जाता है एज अ स्टोरेज, कि हमारा डेटा जो है वो इस फॉर्मेट में सेव हो, इसी फॉर्मेट में हमारे पास आएगा। और यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि क्या क्या होता है। कंप्रेशन छोटा कर देगा, कंप्रेस कर देगा। बड़ा डेटा है तो ORC फाइल्स जो हैं वो हाई कंप्रेशन रेट्स होती हैं, यानी कि स्टोरेज स्पेस क्या होगा, कम से कम लेगा। जैसे हम रैर की फाइल देते हैं, रैर की फाइल बनाते हैं। कॉलमनार स्टोरेज, डेटा इज स्टोर्ड इन कॉलम्स रेदर देन रॉस। यानी ये तो सिंपल सा है कि कॉलम में स्टोर्ड होगा, विच स्पीड्स अप क्वेरीज दैट ओनली एक्सेस अ फ्यू कॉलम्स ऑफ अ लार्ज। यानी कि भाई एक्सेस आसान हो जाएगा, यही हमारा काम है, यही हमारा मोटिव है। predicate push down, it allows filtering data before reading, improving query perform। यानी कि तुम आराम से क्या कर सकते हो, अपने डेटा को रीड कर सकते हो, बजाय तुम पहले रीड क्या करो, इम्प्रूविंग क्वेरी। क्वेरी बाद में लिखोगे, पहले पढ़ सकते हो उसको, कि तुम आराम से देखो, डेटा को ऑब्जर्व करो, फिर उसके बाद क्वेरी अप्लाई करो। और लास्ट, लाइट वेट स्कीमा। क्लियर। तो यहाँ सारी मेटा डेटा किसको कहते हैं, मेटा डेटा तुम्हारा कुछ नहीं होता, ये जो कॉलम्स होते हैं, यानी कि फाइल की ऊपरी वाली चीज़ें, कॉलम्स हो गए, उसके हिस्ट्री हो गई, ये सब मेटा डेटा में काउंट होता है। क्लियर। तो इतना ही ORC के लिए काफ़ी है, ये फाइल से और रीड कर लेना, नीचे और चीज़ें भी लिखी हुई हैं। तो हमें कुछ बेसिक जो मेन चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली। तो इसको करो, पुश कम से कम अपलोड करवाओ। फाइल मैंने मेरे ख्याल से दी थी है, या गिटहब का लिंक तो दिया था मैंने शायद, वहाँ से डाउनलोड अगर कर लिए तो वो दे लो, उसको अपलोड करवाओ, दोनों को करना। डेटाबेस बनाना, डेटाबेस बनाने के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। डेटाबेस के लिए क्या कमांड लिखोगे, क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम, वही पुराना वाला काम है, वहीं लगाओगे और एग्जीक्यूशन दोगे, उसको एग्जीक्यूट करवाओगे तो वो वहाँ डेटाबेस बना देगा तुम्हारा।